Assalamualaikum and welcome to the second video of grade 9 physics. I am your physics teacher from Honors Kindergarten and Secondary School, and today we are going to start our lecture number 2, in which our topics are principle of movement, center of mass, center of gravity, couple, equilibrium, and at the end we will discuss some numerical problems. We are at chapter number 4, turning effective forces. At the end of this video, students will be able to learn about principle of moment, center of mass, center of gravity of an irregular shaped body, couple, equilibrium, its condition and states, and how we will use formulas in numerical problems. Our first topic is principle of moment. It is basically a body is balanced if the sum of clockwise movement is equal to the sum of anti-clockwise movement acting on it. एक बॉडी कब बैलेंस होती है? जब हमारा सम ऑफ क्लॉकवाइज मूवमेंट इज इक्वल टू द सम ऑफ एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट सेम होगा. अब क्लॉकवाइज मूवमेंट और एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट ये क्या होता है? हमें सबसे पहले क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट का पता होगा तो हम जो बैलेंस को है उसको इजीली अंडरस्टैंड कर सकेंगे. क्लॉकवाइज मूवमेंट का मीन है कि जो हमारे घर में क्लॉक या वॉचेस लगी होती हैं तो उनकी डायरेक्शन है. अब वॉच किस तरह मूव करती है, किस डायरेक्शन में मूव करती है? वॉच बेसिकली जो घड़ी है वो मूव करती है राइट टू लेफ़्ट. ठीक है, तो जब भी हमारी डायरेक्शन क्लॉक वाइज हुआ करेगी या क्लॉक वाइज क्लॉक की तरफ जो हमारी डायरेक्शन मूव करती है, जो हमारी सुई मूव करती है फ्रॉम राइट टू लेफ़्ट, तो वो हमारी मूवमेंट कौन सी होगी? क्लॉक वाइज मूवमेंट. उसको हम लोग क्लॉक वाइज डायरेक्शन भी कहते हैं. सेकेंड, जब हमारी जो डायरेक्शन है वो क्लॉक के ऑपोजिट होगी, क्लॉक डायरेक्शन के ऑपोजिट होगी, तो वो हमारी कौन सी डायरेक्शन होगी? एंटी क्लॉकवाइज. और उसी मूवमेंट को हम लोग क्या कहेंगे? एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट. तो प्रिंसिपल ऑफ मूवमेंट क्या है? बॉडी कब बैलेंस होगी? जब हमारा क्लॉकवाइज मूवमेंट, क्लॉकवाइज जो डायरेक्शन है और जो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन है वो बिल्कुल बराबर होगा, सेम होगा. इसकी एग्जांपल यहाँ पे आपको फिगर में शो हो रही है. फिगर में अगर आप देखें तो ये हमारा एक सेंटर पॉइंट है, जैसे एक सी सा झूला है, तो उसमें क्या होता है कि बिल्कुल सेंटर पॉइंट होता है. ठीक है, तो उसके लेफ्ट साइड पे भी कोई वेट पड़ा है और राइट साइड भी कोई वेट पड़ा है, कोई वजन पड़ा हुआ है. अब इधर इन दोनों में फ़र्क क्या है कि जो हमारा राइट साइड है वहाँ पे हमारा जो वेट है वो है 20 न्यूटन और वहाँ का डिस्टेंस कितना है? 1 मीटर. ठीक है, लेकिन लेफ्ट साइड पे क्या है कि हमारा जो डिस्टेंस है वो है 2 मीटर, हमारा वेट है वो कितना है? 10 न्यूटन. तो हमारा फार्मूला जो हम मूवमेंट निकालते हैं वो कैसे निकालेंगे? जो वेट है उसको हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे किससे? हमारे डिस्टेंस से. तो यहाँ पे हमारा 10 वेट है लेकिन डिस्टेंस कितना है? 2. तो 10 × 2 हमारा कितना मूवमेंट आ गया? 20 Nm. 20 Nm मीन क्या है? Nm क्या है? ये मूवमेंट का यूनिट है. तो 20 Nm. अब यहाँ पे जब आप आए हैं तो इसका वेट कितना है? 20 और इसका डिस्टेंस कितना है? 1. जब आप 20 को इधर भी 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर क्या आ जाएगा? 20. तो हमारी जो लेफ्ट साइड और राइट साइड पे जो बैलेंस है, जो हमारी वेट है वो क्या है? वो बिल्कुल बराबर है. तो बराबर होने की वजह से क्या है कि दोनों जो है वो बैलेंस कंडीशन में है. अब क्या होगा कि दोनों जो हैं, कोई ऐसा नहीं होगा कि एक साइड से वेट ज़्यादा हो के वो गिर जाए, क्योंकि हमने जब वेट और डिस्टेंस बराबर कर दिया है तो दोनों जो हमारे मूवमेंट हैं वो इक्वल हैं. तो हमारा प्रिंसिपल ऑफ मूवमेंट भी यही कहते हैं कि अगर हमारा सम ऑफ क्लॉकवाइज और सम ऑफ एंटी क्लॉकवाइज जो अगर बैलेंस मतलब बराबर हैं तो वो हमारा प्रिंसिपल ऑफ मूवमेंट को प्रूव करेगा. तो बॉडी हमारी क्या होगी? असल में बैलेंस होगी, एक कंडीशन पे खड़ी रहेगी, मूव नहीं करेगी अप डाउन, क्योंकि हमारा डिस्टेंस और वेट क्या है? बराबर है. तो प्रिंसिपल ऑफ मूवमेंट बेसिकली यही था कि हमारा जो क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज जो मूवमेंट है वो बराबर है, तो वो हमारी बॉडी जो है, हमारा जो सेंटर पॉइंट है वो क्या होगा? वो बिल्कुल बैलेंस होगा. नेक्स्ट इज सेंटर ऑफ मैस. अब सेंटर का मीन क्या होता है कि जो बिल्कुल हमारा बीच सेंटर वाला पॉइंट होता है, और मैस क्या होता है? वजन. ठीक है, अब सेंटर ऑफ मैस ऑफ अ सिस्टम इज सच अ पॉइंट वेयर एन अप्लाइड फोर्स कॉजेज द सिस्टम टू मूव विदाउट रोटेशन. वो वाला पॉइंट, मैथ का वो वाला पॉइंट जहाँ पे हम लोग फोर्स तो लगाएं लेकिन वो विद आउट रोटेशन जो है मूव करे. क्या मतलब है इसका? इसका मतलब ये है कि जब आप फोर्स लगाते हो, जब आपकी किसी बॉडी पे फोर्स लगती है तो वो मूव तो करेगा लेकिन एक अपने बिल्कुल सेंटर वाले पॉइंट पे. यहाँ पे फिगर में आपको शो हो रहा है. अब क्योंकि अगर ये एक पर्सन है और ये एक तार के ऊपर खड़ा हुआ है, ठीक है, लेकिन इसने क्या किया कि ये बिल्कुल अपने सेंटर ऑफ मैस पे खड़ा है. ठीक है, अपने मैथ को ये चेंज नहीं कर रहा, बिल्कुल दरमियान वाले पॉइंट पे खड़ा हुआ है. ठीक है, ये वाला जो पॉइंट है इसका, तो क्योंकि ये सेंटर पे खड़ा है तो ये रोटेट नहीं हो रहा. इसकी जो रोटेशन है वो स्ट्रेट है. रोटेशन अगर प्रोड्यूस हो जाती तो उसका सेंटर ऑफ मैथ होना ही नहीं था. अगर ये अपने पॉइंट को
चेंज कर ले तो फ़ौरन ये क्या है कि एक साइड पे गिर जाएगा, ठीक है। लेकिन क्या किया हुआ इसने एक बैलेंस कंडीशन में एक अपना मैथ जो है वो सेंटर में रखा हुआ है। तो इस वजह से क्या हुआ है, जो इसका मैथ है वो सेंटर में होने की वजह से कोई रोटेशन प्रोड्यूस नहीं हो रही और बॉडी जो है वो बिल्कुल एक पोजीशन पे खड़ी हुई है। तो सेंटर ऑफ मैथ बेसिकली यही है कि हम जब फोर्स अप्लाई करते हैं तो वो बॉडी को मूव करता है, लेकिन विदाउट रोटेशन, रोटेशन के बगैर ये मूव करेगा, लेकिन विदाउट रोटेशन, रोटेट नहीं करेगा राइट या लेफ्ट साइड पे। तो जब ये कब होगा, जब हमारा सेंटर ऑफ मास बिल्कुल एग्जैक्ट पोजीशन पे होगा। नेक्स्ट टॉपिक इज सेंटर ऑफ ग्रेविटी। अब सेंटर ऑफ ग्रेविटी और मैथ में हमने डिफरेंस देखना है क्या होता है। सेंटर ऑफ, अब ग्रेविटी क्या होती है, व्हाट इज मीन बाय ग्रेविटी। ग्रेविटी बेसिकली क्या है कि जो भी चीज़ ज़मीन की तरफ खींची जाती है, ज़मीन की तरफ मूव करती है, अब हर चीज़ जो है वो ग्रेविटी ज़मीन की तरफ, अर्थ की तरफ अट्रैक्ट होती है, ठीक है। ये ग्रेविटी होती है कि जो भी चीज़ ज़मीन की तरफ अट्रैक्ट हो तो उसका हम ग्रेविटी कहते हैं। अब सेंटर ऑफ ग्रेविटी का मीन क्या हुआ कि ज़मीन का जो सेंटर वाला पॉइंट है वो सेंटर ऑफ ग्रेविटी होगा। लेकिन अब हम इसमें क्या डिस्कस करेंगे, अ पॉइंट वेयर अ वॉल वेट एक्ट्स वर्टिकली डाउनवर्ड। वर्टिकली डाउनवर्ड का मीन क्या है कि डाउनवर्ड का मीन तो नीचे है, और वर्टिकली का मीन क्या है कि वो बिल्कुल उसके बिल्कुल सेंटर वाले पॉइंट से लेके वर्टिकली जा रही है, हॉरिजॉन्टल में नहीं है, वो स्ट्रेट, अगर ये हमारा अर्थ है तो इसके बिल्कुल इस तरह इस सिमत में है, ठीक है। तो अब वो जो वेट उसका वर्टिकली है और वो डाउनवर्ड मूव करेगा, और वो पूरा वेट जो ज़मीन की तरफ खींचा जा रहा है, वॉल वेट एक्ट्स वर्टिकली डाउनवर्ड, पूरा का पूरा वेट बिल्कुल वर्टिकली डाउनवर्ड जो एक्ट कर रहा है, तो वो हमारा कौन सा पॉइंट होगा, सेंटर ऑफ ग्रेविटी, ठीक है। अब यहाँ पे आप देखें, जब ये ज़मीन का अगर पॉइंट है तो जहाँ पे जो उसका बिल्कुल सेंटर ऑफ मास से ये खड़ा है, लेकिन ये ज़मीन की तरफ खींचा जा रहा है, तो ये वाला जो पॉइंट है जिसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी है, जो ज़मीन इसको अपनी तरफ खींच रही है, तो यहाँ पे हमारा पूरा वेट इस इंसान या इस पर्सन का या इस बॉडी का पूरा वेट इस ज़मीन की तरफ खींचा जा रहा है, तो वो जिस पॉइंट की तरफ खींचा जा रहा है वो कौन सा पॉइंट है, इसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी। तो वो क्या होगा कि ज़मीन की तरफ हमारी हर चीज़ खींची जाती है, इसीलिए हम हमारी जो भी अर्थ में कोई भी चीज़ है तो वो ज़मीन की तरफ क्या करती है, मूव करती है वर्टिकली डाउनवर्ड। तो जब भी हमारा वेट, पूरा वेट जो है वर्टिकली डाउनवर्ड मूव किया करेगा, तो वो हमारा कौन सा पॉइंट हुआ करेगा, सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऑफ द बॉडी। नाउ नेक्स्ट इज हमारा एक्सपेरिमेंट है। हमने सेंटर ऑफ ग्रेविटी को इरेगुलर शेप, तीन लमीना है, तो हमने इसको क्या करना है, प्रूव करना है सेंटर ऑफ ग्रेविटी को विद एन एक्सपेरिमेंट। अब हम क्या करेंगे, एक सिंपल मेथड है, वो क्या है कि हमने बाय यूजिंग ऑफ प्लम लाइन इसको यूज़ करके हमने क्या करना है, अपना एक्सपेरिमेंट सेंटर ऑफ ग्रेविटी का कंप्लीट करना है। इसके लिए हमें क्या क्या ज़रूरत है, एक कार्डबोर्ड की, एक नेल, और सेकंड क्या, हमें पेंसिल की, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, हम एक कार्डबोर्ड लेंगे, कार्डबोर्ड पे हम क्या करेंगे, ए, बी और सी पॉइंट, जहाँ पे हम लोग 3 पॉइंट्स अपने जो है वो फिक्स करेंगे, ठीक है। फिक्स करने के बाद हम इसमें से क्या करेंगे, इसका जो ए पॉइंट है उसको हम लोग क्या करेंगे, वॉल के साथ लटका देंगे। वॉल के साथ लटकाने के बाद हम उसके ऊपर एक पेज रखेंगे। पेज रखने के बाद हम क्या करेंगे, अब हम जब इसको पेज पे लटकाएंगे, पेज को कार्डबोर्ड के ऊपर, तो क्या होगा कि हमारा एक ए पॉइंट है जहाँ से हमने अब एक पॉइंट लाइन ड्रॉ करनी है। जब हम लाइन ड्रॉ करेंगे तो हमारी लाइन जो है वो जब ज़मीन की तरफ जो हमारा अट्रैक्शन हो रही होगी, हम वहाँ उस लिहाज से जो है लाइन को ड्रॉ करेंगे। अब लाइन जो है वो हमारी स्ट्रेट वर्टिकली डाउनवर्ड जो आएगी, ये जी पॉइंट है, ये क्या शो कर रहा है, ग्रेविटी, ठीक है। तो हम जब लाइन ड्रॉ करेंगे तो वो क्या होगा, ए पॉइंट हम ड्रॉ करेंगे और वो नीचे जहाँ तक है हम इसको देखेंगे कहाँ तक वो आ रही है, ठीक है। यहाँ पे हमने एक पॉइंट ले लिया, उसके बाद हम क्या करेंगे, इसी तरह बी पॉइंट को, जो हम बी पॉइंट से हम एक लाइन लगाएंगे जहाँ से देखेंगे कि हमारी लाइन जो है वो कहाँ तक आ रही है। तो हम जब बी से देखेंगे तो हमारी लाइन जो है वो दोबारा इसी जी पॉइंट को टच होकर जाएगी, और हम दोबारा एक और पॉइंट सी से लाइन लगा के टच करेंगे। ये जो सी पॉइंट है ये भी जो है जो ग्रेविटी वाले पॉइंट की तरफ टच होके जाएगा। इस एक्सपेरिमेंट का मेन मतलब क्या था, हमने करना क्यों था, एक्सपेरिमेंट ने ये शो किया कि जो भी चीज़ है हम जब उसको ड्रॉ कर रहे हैं या लाइन को ड्रॉ कर रहे हैं तो वो ग्रेविटी की तरफ अट्रैक्ट होके कंप्लीट होती है हर चीज़। तो हमने एक कार्डबोर्ड को एक वॉल पे लटका के उसकी लाइंस ड्रा की मुख्तलिफ पॉइंट से, ए, बी और सी से, और हमने क्या देखा कि हमारे तीनों पॉइंट जो हैं वो ग्रेविटी वाले एक मेन पॉइंट से टच होके जा रहे हैं, एक जो हम कॉमन पॉइंट से, ठीक है। तो ये कॉमन पॉइंट हमारा क्या, ग्रेविटी। तो इससे हमें क्या शो होता है कि हम जब भी कोई भी लाइन ड्रा कर रहे हैं वो ग्रेविटी की वजह से वहाँ से अट्रैक्ट होके, ग्रेविटी से अट्रैक्ट होके क्या होती है कि वो नीचे की तरफ खींची जाती है। तो इनका ये सारा का कॉमन पॉइंट है, और वो क्यों है, क्योंकि ग्रेविटी जो है वो हर चीज़ को अपनी तरफ खींचती है। तो हमने देखा कि एक ही पॉइंट पे जो है तीनों टच होके जा रहे हैं, तो क्योंकि ग्रेविटी जो है इनका मेन फोकस पॉइंट है। तो हमने जहाँ से एक्सपेरिमेंट में ये देखा कि ग्रेविटी जो है वो हर चीज़ को अपनी तरफ खींचती है, चाहे किसी भी बॉडी के मुख्तलिफ पॉइंट्स हम उसको ड्रा भी करें तो हमारा उनका कोई ना कोई कॉमन पॉइंट भी आता है।
अब नेक्स्ट टॉपिक इज व्हाट इज कपल। अब कपल क्या होता है? कपल इज बेसिकली इज फॉर्म्ड बाय टू अनलाइक पैरेलल फोर्सेस ऑफ द सेम मैग्नीट्यूड बट अलोंग द सेम लाइन। दो अनलाइक पैरेलल फोर्सेस हैं, जैसे आप यहाँ पे देख रहे हैं कि फोर्सेस हमारे पास क्या है, अनलाइक है। ये उनका क्या है कि फोर्स का डायरेक्शन सेम नहीं है, लेकिन उनका क्या है कि उनका मैग्नीट्यूड सेम है, मतलब उनका जो फासला है वो बिल्कुल सेम है, ठीक है, बट नॉट अलोंग द सेम लाइन। लेकिन उनकी लाइन सेम नहीं है, वो बिल्कुल डिफरेंस है, उनका जो फासला है वो क्या है, बिल्कुल एक दूसरे से अलग अलग है, ठीक है। तो कपल में क्या होता है कि जैसे आप कोई भी ड्राइवर है वो अगर किसी व्हीकल में टर्न लेता है तो वो फोर्स लगाता है। फोर्स जब वो लगाएगा तो क्या होगा कि टॉर्क प्रोड्यूस होगा। जब भी ड्राइवर अपने कोई कार का ड्राइवर है, अपने जब गाड़ी के टर्न लेता है अपने हैंडल को, तो वो क्या करता है, वो फोर्स लगाता है। फोर्स लगाने से क्या होता है कि वहाँ पे टॉर्क प्रोड्यूस होता है। वो टॉर्क क्या करता है कि हमारी स्टीयरिंग व्हील को टर्न करता है। स्टीयरिंग व्हील टर्न हो जाती है तो उससे क्या होता है कि हमारी जो फोर्स है वो ऑपोजिट डायरेक्शन में एक्ट होती है और हमारा जो स्टीयरिंग व्हील है वो मूव करता है। लेकिन होता क्या है कि उसका मैग्नीट्यूड जो है वो सेम होता है और उसका डायरेक्शन जो है वो क्या है, उसमें फ़र्क होता है, ठीक है। और उनका अलोंग द सेम लाइन वो नहीं होते, क्योंकि उनका जो फोर्स है वो मुख्तलिफ फोर्सेस पर लग रही है। अब टोटल फोर्स प्रोड्यूस बाय द कपल विल बी, जो तुम्हारी टोटल फोर्स होगी वो क्या होगी, F मल्टीप्लाई ए बी। एफ मल्टीप्लाई ए बी का मीन क्या है, ए हमारी एक फोर्स है, बी हमारी क्या है, सेकेंड फोर्स है, और फोर्स हमारी मल्टीप्लाई हुई है दोनों पॉइंट के साथ। एक हमारा ओ ए पॉइंट है जो हमारा पहली वाली फोर्स है, और सेकंड हमारी ओ बी पॉइंट है। तो हमारा जो एफ है वो दोनों के साथ क्या होगा, मल्टीप्लाई, क्योंकि हमारी दो पॉइंट्स पे अलग अलग फोर्स लग रही है। तो टू अनलाइक पैरेलल फोर्सेस हैं और उनका मैग्नीट्यूड सेम है, लेकिन उनकी लाइन जो है वो डिफरेंस है। जब ये प्रोडक्शन होती है तो हमारे कौन सी प्रोडक्शन हम कहेंगे उसको, इट इज़ कॉल्ड कपल। अब नेक्स्ट टॉपिक इज व्हाट इज इक्विलिब्रियम एंड व्हाट आर इट्स कंडीशन एंड स्टेट। इक्विलिब्रियम ये क्या चीज़ है, इसका क्या मतलब है? अ बॉडी इज सेड टू बी इन इक्विलिब्रियम इफ नो नेट फोर्स एक्ट्स ऑन इट। अ बॉडी इन इक्विलिब्रियम डस्ट रिमेन्स इधर एट रेस्ट और मूव विद यूनिफॉर्म वेलोसिटी। वो बॉडी जिस पे कोई भी जो नेट फोर्स है वो एक्ट नहीं करती। अब अगर कोई बॉडी एक रेस्ट पोजीशन पे है, मूव नहीं कर रही, तो वो बॉडी जो है वो अपनी इक्विलिब्रियम कंडीशन में है, मतलब कि उसमें कोई चेंजिंग नहीं आ रही, एक सिंपल कंडीशन में खड़ी हुई है। सेकेंडली, अगर कोई बॉडी यूनिफॉर्म वेलोसिटी, मतलब कि एक ही स्पीड से गाड़ी अगर 20, 30, 40 एक स्पीड है उसकी 20 किलोमीटर पर आवर और उसी से कंटिन्यूसली मूव कर रही है, उसमें कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा, तो वो उसकी इक्विलिब्रियम कंडीशन है। लेकिन अगर गाड़ी जो है हर 10-15 मिनट्स के बाद उसकी स्पीड में फ़र्क आ रहा है, कभी 40 है, कभी 30 किलोमीटर पर आ रहा है, तो क्या है कि उसकी स्पीड में फ़र्क आता है, तो उसकी कंडीशन जो है वो इक्विलिब्रियम की नहीं होती। इक्विलिब्रियम के लिए हमारे पास ये ज़रूरी है कि बॉडी या तो वो रेस्ट पे हो या फिर बॉडी जो है वो यूनिफॉर्म वेलोसिटी से मूव कर रही हो। तो ये ज़रूरी है कि इक्विलिब्रियम कंडीशन में हमारे पास ये टू जो कंपलसरी रेस्ट पोजीशन और यूनिफॉर्म वेलोसिटी होना ज़रूरी है, तब हम कहेंगे कि हमारी बॉडी जो है वो इक्विलिब्रियम कंडीशन में है। नाउ वी विल डिस्कस अबाउट द कंडीशन फॉर इक्विलिब्रियम। हमारे पास दो कंडीशन हैं इक्विलिब्रियम की, एक है फर्स्ट कंडीशन एंड सेकंड इज सेकंड कंडीशन फॉर इक्विलिब्रियम। अब फर्स्ट कंडीशन में क्या है, रिजल्टेंट ऑफ ऑल द फोर्सेज एक्टिंग ऑन द बॉडी इज इक्वल टू जीरो। जितनी भी हमारी फोर्सेज हैं जो किसी बॉडी पे लग रही हैं, तो वो उनका जो सम है, उनको अगर हम सम करें तो वो किसके इक्वल होगा, जीरो के। उनमें कोई भी चेंज नहीं आना चाहिए, जीरो के इक्वल होगा तो ही बॉडी जो है वो अपनी पोजीशन पे खड़ी रहेगी रेस्ट पे, या फिर वो यूनिफॉर्म वेलोसिटी से मूव करेगी, ठीक है। अगर वो उसमें चेंज आ गया तो क्या होगा कि बॉडी जो है वो उसकी इक्विलिब्रियम कंडीशन सेटिस्फाई नहीं होगी। सेकंड कंडीशन क्या है, रिजल्टेंट ऑफ ऑल द टॉर्क एक्टिंग ऑन द बॉडी इज इक्वल टू जीरो। अब जो एक तो हमने फोर्स की बात कर ली, अक्सर नहीं होता है कि फोर्स की तो आप बात कर लेते हो कि बॉडी जो है वो इक्विलिब्रियम कंडीशन में है, उस पर सारी फोर्सेस जो हैं वो उनका सम जीरो है, लेकिन अक्सर बॉडी की जो रोटेशन है उसमें फ़र्क आ जाता है। तो सेकंड कंडीशन ये भी ज़रूरी है कि हमारी जो रिजल्टेंट ऑफ ऑल द टॉर्क, मतलब कोई भी टर्निंग पॉइंट आया है तो उसका भी रिजल्टेंट जो है वो बिल्कुल सेम हो, उसमें कोई वो जीरो के इक्वल हो, उसमें कोई चेंजिंग ना है। अगर वो भी चेंज हो गया, कोई टर्निंग पॉइंट आ गया, तो उससे क्या होगा, हमारा जो इक्विलिब्रियम कंडीशन है वो कंप्लीट नहीं होगी। तो दोनों कंडीशन में क्या है कि फर्स्ट कंडीशन क्या है कि हमारी फोर्सेस का रिजल्टेंट, और सेकंड कंडीशन क्या है कि हमारी टॉर्क का रिजल्टेंट जो है वो बिल्कुल जीरो के इक्वल होना चाहिए। नाउ वी विल डिस्कस द स्टेट्स ऑफ इक्विलिब्रियम। सबसे पहली स्टेट क्या है हमारी, स्टेबल। स्टेबल से मीन क्या है कि बॉडी जो है वो अपनी पोजीशन पे जो है वापस आती है। अब बॉडी इज सेड टू बी इन स्टेबल इक्विलिब्रियम इफ आफ्टर अ स्लाइट टिल्ट इट रिटर्न्स टू इट्स प्रीवियस पोजीशन। अपनी पोजीशन से चेंज होने के बाद बॉडी जो है वो अपनी मेन पोजीशन पे वापस आ जाए। अब देखें, यहाँ से बॉडी पहले इधर जो इसकी पोजीशन थी, यहाँ से हमने इसको पुश किया, ठीक है। अब बॉडी यहाँ से भी मूव करके थोड़ा सा उसने टर्न लिया है, लेकिन वो एट द एंड अपनी मेन पोजीशन पे क्या है, वापस आ गई है। तो जब बॉडी अपनी टिल्ट होने के बाद भी पोजीशन पे वापस आ जाए तो वो कौन सी कंडीशन है, इट इज़ स्टेबल इक्विलिब्रियम। सेकंड इज अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। अब जैसे स्टेबल में ये था कि बॉडी जो है वो वापस आ जाएगी, तो अनस्टेबल में क्या है कि बॉडी जो है वो अपनी प्रीवियस पोजीशन पे वापस नहीं आती जब हम उसको थोड़ा सा स्लाइटेस्ट टिल्ट देते हैं। इफ़ अ बॉडी डज नॉट रिटर्न टू इट्स प्रीवियस पोजीशन
व्हेन सेट फ्री आफ्टर अ स्लाइटेस्ट टिल्ट इट इज सेड टू बी इन अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। अब आप जहाँ देख रहे हैं कि जब आप बॉडी को यहाँ से मूव करते हैं तो थोड़ा सा आगे जाके हो गया, उसकी पोजीशन जो है यहाँ पे आके चेंज हो गई है। तो जब बॉडी की पोजीशन चेंज हो जाए और वो अपनी पोजीशन पे वापस ना आए फर्स्ट वाली पे, तो वो कौन सी पोजीशन है उसकी? अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। And a third state is neutral equilibrium. If a body remains in its new position when disturbed from its previous position, it is said to be in the state of न्यूट्रल इक्विलिब्रियम। एक बॉडी अगर अपनी पोजीशन से उसने अपनी पोजीशन चेंज की है और जिधर वो गई है वो उसकी न्यू पोजीशन कंफर्म हो गई है, ठीक है, तो कंफर्म होने के बाद जब वो प्रीवियस पोजीशन छोड़ दे तो वो जो उसकी न्यू पोजीशन होगी वो हमारी कौन सी इक्विलिब्रियम होगी? न्यूट्रल इक्विलिब्रियम, ठीक है। बॉडी जो है वो रिमेन्स अपनी न्यू पोजीशन पे वहाँ पे उसके बाद खड़ी रहेगी, मूव नहीं करेगी, तो वो हमारी कौन सी कंडीशन होगी? न्यूट्रल इक्विलिब्रियम। Now we will discuss numerical problem. It is at page number 105, numerical number 4.5. इसकी स्टेटमेंट क्या है? A force is acting on a body making an angle 30 degree with the horizontal. The horizontal component of the force is 20 Newton. Find a force. क्या स्टेटमेंट है कि हमें फोर्स जो है वो गिवन है, उसका एंगल है हमारे पास 30 डिग्री और हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट फोर्स का क्या हमारे पास 20 न्यूटन। हमने फाइंड क्या करना है? फोर्स। हम उसी तरह अपनी 5 थिंग्स जो है उसको कंपल्सरी लिखेंगे, गिवन डाटा टू फाइंड फार्मूला सोल्यूशन एंड एट द एंड वी विल डिस्कस द आंसर या फिर रिजल्ट हम उसको कहते हैं। तो गिवन डाटा हमारे पास क्या क्या वैल्यू गिवन है? हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ द फोर्स हम उसको एक्स से रिप्रेजेंट करेंगे 20 न्यूटन। फिर दो फोर्स जो लग रही है वो एंगल बना रही है, द फोर्स एक्टिंग ऑन द बॉडी मेकिंग एन एंगल विद द हॉरिजॉन्टल, कितना एंगल बना रही है? 30 डिग्री, तो हमने वो भी शो कर दिया। अब हमने टू फाइंड या फिर रिक्वायर में जो हमें चीज़ हमने फाइंड क्या करनी है? फाइंड द फोर्स। तो हमने फोर्स इज इक्वल टू एफ और अपने उसको क्वेश्चन मार्क लगा लिया। फार्मूला हम कौन सा यूज़ करेंगे? एफ एक्स इज इक्वल टू एफ कोस थीटा, क्योंकि हमारे पास हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है तो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट में हम लोग एफ कोस थीटा को यूज़ करते हैं। तो हम रीअरेंज करेंगे सोल्यूशन में, तो एफ एक्स इज इक्वल टू एफ कोस थीटा और हम जहाँ से एफ निकालना चाहते हैं तो एफ इज इक्वल टू एफ एक्स ओवर कोस थीटा। हमारे पास एफ की वैल्यू हमने 20 पुट की, कोस थीटा हमारे पास कितना 30 डिग्री, हमने कोस 30 पुट किया, तो हमने जब 20 को कोस 30 की वैल्यू पे डिवाइड किया तो हमारे पास आंसर आ गया कितना? 23.1 न्यूटन। यही आंसर हम लोग रिजल्ट में द्वारा लिखेंगे, तो हम कहेंगे द मैग्नीट्यूड ऑफ रिजल्टेंट फोर्स एफ इज इक्वल टू 23.1 न्यूटन। न्यूमेरिकल्स के 5 स्टेप्स आपने उसी तरह कंप्लीट करने जैसे हम लोगों ने पिछले चैप्टर्स के न्यूमेरिकल्स किए हैं। तो गिवन डाटा टू फाइंड फार्मूला सोल्यूशन एंड रिजल्ट। तो समरी हम लोगों ने क्या डिस्कस किया है? द सम ऑफ क्लॉकवाइज एक्टिंग ऑन अ बॉडी इज इक्विलिब्रियम इज इक्वल टू द सम ऑफ एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट एक्टिंग ऑन इट इज कॉल्ड प्रिंसिपल ऑफ मूवमेंट। जो हमारा प्रिंसिपल मूवमेंट क्या था कि हमारी सम ऑफ क्लॉकवाइज जो है वो इक्वल किसके है? सम ऑफ एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन के। फिर हमने क्या पढ़ा? सेंटर ऑफ मास। सेंटर ऑफ मास कौन सा पॉइंट है? जहाँ पे हमारा बॉडी का जो सेंटर पॉइंट है उसका वजन जो है वो बिल्कुल सेंटर में एक्ट करता है और वो फिर विदाउट रोटेशन मूव करता है। फिर हमने क्या डिस्कस किया? सेंटर ऑफ ग्रेविटी, जहाँ पे हमारा पूरा वेट जो है बॉडी का एक्ट करता है डाउनवर्ड, तो वो हमारा कौन सा पॉइंट है? सेंटर ऑफ ग्रेविटी। कपल में हमने क्या डिस्कस किया कि 2 हमारी अनलाइक या पैरेलल फोर्सेज हैं, ठीक है, और उनका मैग्नीट्यूड सेम है लेकिन डायरेक्शन उनका क्या है? जो है वो डिफरेंट है। उसके बाद हमने इक्विलिब्रियम कंडीशन देखी कि जहाँ पे कोई भी नेट फोर्स एक्ट नहीं करती जब बॉडी जो है हमारी वो जो है वो रेस्ट पे या फिर यूनिफॉर्म मोशन में जो है मूव करती है, उसकी जो वेलोसिटी है उसमें फ़र्क नहीं आता। स्टूडेंट दैट वाज ऑल अबाउट द चैप्टर। आई होप कि आप सबको जो है वो समझ अच्छे तरीके से आ गई होगी। नाउ योर नेक्स्ट टास्क इज़ आप लोगों ने जो न्यूमेरिकल्स हैं वो कंप्लीट करने हैं चैप्टर नंबर 4 के। हमने जो टॉपिक पढ़े हैं कपल, इक्विलिब्रियम, कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम एंड स्टेट ऑफ इक्विलिब्रियम, इनको आपने लर्न करना है और आपने डिफरेंस देखना है कि सेंटर ऑफ मास और सेंटर ऑफ ग्रेविटी में दोनों में क्या डिफरेंस था। थैंक यू वेरी मच।